नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आप आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। और इसके अंदर हमने कवर किए हैं डॉट नेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। देखिए, आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो भी हमारा इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आया है, तो इसके अंदर हम इसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डॉट नेट इज बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्चर। डॉट नेट इन चारों में से कौन से आर्किटेक्चर पर बेस्ड है? तो देखिए, आपका टाइम शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा है कंपोनेंट बेस्ड, तीसरा है लेयर्ड आर्किटेक्चर और चौथा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो चलिए, राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन सी, लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, इन डॉट नेट के अंदर एडीओ डॉट नेट इज यूज्ड फॉर। एडीओ डॉट नेट जो है वो किस लिए यूज किया जाता है डॉट नेट में, वो आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। पहला नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है डेटाबेस एक्सेस, तीसरा है एआई प्रोसेसिंग और चौथा ऑप्शन है आपका फाइल हैंडलिंग। एडीओ डॉट नेट इन सब में से किसके लिए यूज किया जाएगा? तो चलिए, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, डेटा एक्सेस के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको एडीओ डॉट नेट की फुल फॉर्म बताना चाहूंगी, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिए। इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है एक्टिव एक्स। आपको लिखना है एक्टिव, उसके बाद आपको लिखना है एक्स, फिर लिखना है डेटा और फिर होगा ऑब्जेक्ट्स। तो एडीओ की फुल फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। जल्दी राइट कर दीजिए ताकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हेल्पफुल हो सके। और ये जो है डेटा एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जो क्या इनेबल करेगा कि कोई भी एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो सके, रिट्रीव कर सके, यानी कि डेटा अपना वापस निकाल सके, अपने लिए रिसीव कर सके और मैनिपुलेट कर सके फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सच एज रिलेशनल डेटाबेसेस। इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। इस प्रकार से अलग अलग रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड है, इन डॉट नेट के अंदर लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है? लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होने वाला है? तो चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज वर्किंग टुगेदर, दूसरा है इंटरनेट एक्सेस, तीसरा है हार्डवेयर शेयरिंग और चौथा ऑप्शन है वन लैंग्वेज सपोर्ट। तो देखिए, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि डॉट नेट के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग भाषाओं के अंदर लिखा जाएगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा। तो इसी का मतलब होता है लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर के अंदर है, इन डॉट नेट के अंदर गार्बेज कलेक्शन क्या काम करता है? तो देखिए, साथ ही साथ आपका टाइम शुरू हो गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है कंपाइल कोड, दूसरा है फ्री अनयूज्ड मेमोरी, तीसरा है स्टोर डेटा या और चौथा है एनक्रिप्ट फाइल्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, फ्री अनयूज्ड मेमोरी। जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम में यूज नहीं हो रही है, उस मेमोरी को फ्री कर दो, यानी कि खाली कर दो, हटा दो वहां से, ताकि दूसरा रिसोर्स आके उस मेमोरी का यूज कर सके। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर है इन डॉट नेट के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजेस विच कीवर्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा कौन सा कीवर्ड यूज करके। तो देखिए पहला है गो टू कीवर्ड, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है स्विच केस स्टेटमेंट और चौथा है ट्राई कैच स्टेटमेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ट्राई और कैच। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसके अंदर हमें लगता है कि एरर आने वाली है, और कैच के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो एरर आने पर हम परफॉर्म करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे यूजर के सामने। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th 12th की बुक्स के अंदर दे रखा है, इजीली आप सिंपली समझ सकते हो वहां से भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एआई, एआई के अंदर एनएलपी इज यूज्ड टू। एनएलपी क्या काम आता है एआई के अंदर वो बताना है आपको। पहला है ऑप्शन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, दूसरा है प्रोसेस इमेजेस, तीसरा है मैनेज मेमोरी या चौथा है इंक्रीज स्पीड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन की भाषा को समझने के लिए, इंसानों की भाषा। अब देखिए एनएलपी का फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। एनएलपी का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, जल्दी आप नोट कर दीजिए अपने पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। देखो एनएलपी का मतलब क्या होगा, ये इनेबल करेगा, ये आपके कंप्यूटर को ऐसा बनाएगा कि वो ह्यूमन की भाषा को समझ सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, मतलब जो लिखा है उसको समझेगा, फिर आगे उसका ऊपर क्या प्रोसेस करना है वो चीज करेगा, और उसके ऊपर एक आउटपुट बना के देगा, वो भी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ही, ताकि ह्यूमन उसे इजीली समझ सके। जस्ट लाइक एआई एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो चैट बॉट, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, एलेक्सा, सीरी, ये सभी चीजें हो गई। तो ये जैसा आप बोलोगे उसे ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर, वैसा ही वो आउटपुट भी देगा। तो एनएलपी एआई जो मशीन है उनके अंदर ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये एनएलपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एआई, एआई के अंदर परसेप्शन मीन्स, परसेप्शन का मतलब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटिंग सेंसरी डेटा, लर्निंग रूल्स, स्टोरिंग मेमोरी, चौथा ऑप्शन है आपका राइटिंग कोड। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, इंटरप्रेटिंग सेंसरी डेटा। अब परसेप्शन क्या है, एक एबिलिटी है मशीनों की कि वो किस प्रकार से डेटा को इंटरप्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और कैसा बिहेव करेंगे जब कोई चीजों को सेंस करेंगे। लाइक ह्यूमन सेंसेस, ह्यूमन सेंसेस के अंदर जैसे आपको कोई चीज गर्म लग रही है तो आप उसके ऊपर हाथ लगा रहे हो तो आप फटाफट से हाथ हटा दोगे, तो ये क्या हुआ, आपके सेंसेस काम किए ना। तो वैसे ही एआई मशीनों के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जस्ट लाइक किसी चीज को स्कैन करना है तो अगर कोई आयरन का या कोई मेटल की चीजें आ गई तो वो स्कैन करके हमें बताएगा कि अच्छा यहाँ पे ये वाली चीजें डिटेक्ट हुई है, तो वो किस प्रकार डिटेक्ट होगी, उसके अंदर सेंसर लगा जाएगा। तो परसेप्शन का मतलब ये है कि सेंसर से डेटा को इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना और उसे अंडरस्टैंडेबल बनाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएल मशीन लर्निंग के अंदर एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, या एक्यूरेसी क्या बताएगी हमें। पहला ऑप्शन है ट्रेनिंग टाइम, दूसरा है मेमोरी यूसेज, तीसरा है करेक्ट प्रिडिक्शंस और चौथा है स्पीड ऑफ मॉडल। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट प्रिडिक्शंस। एक्यूरेसी का मतलब ही ये है कि करेक्ट होना चाहिए। एमएल के अंदर जो आपने उसको डेटा दिया है, अगर वो मशीन बराबर काम कर रही है, एक्यूरेट काम कर रही है, इसका मतलब उसने जो भी प्रिडिक्ट किया है, जो भी उसने भविष्यवाणी की है वो भी सही होगी, अगर आपने उसको डेटा करेक्ट दिया होगा तो। क्योंकि एमएल के अंदर डेटा पे ही काम करेगा, डेटा और एल्गोरिदम पे। ये क्वेश्चन हम
प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी प्रीवियस वीडियो की, आप वो भी देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एमएल मशीन लर्निंग के अंदर टेस्टिंग डेटा इज यूज्ड टू, टेस्टिंग डेटा क्या काम आता है, डेटा को टेस्ट करना क्यों होता है, क्यों करते हैं हम डेटा को टेस्ट। पहला ऑप्शन है स्टोर रिजल्ट, रिजल्ट स्टोर करने के लिए। दूसरा है वैलिडेट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वैलिडेट करने के लिए। ट्रेन मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग करने के लिए। या चौथा एल्गोरिदम को मॉडिफाई करने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अब क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन बी, वैलिडेट परफॉर्मेंस। टेस्टिंग डेटा का मतलब है कि आपने डेटा डाला उसको और फिर मशीन को बोला कि आपको इसके ऊपर परफॉर्म करना है या कोई भी आउटपुट जनरेट करना है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, सुपरवाइज लर्निंग का यूज करके, अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज करके, या रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके। तो जब उसने डेटा या आउटपुट आपको दिया तो हम उसे टेस्ट करेंगे कि उसने बराबर हमें आउटपुट दिया है कि नहीं। अगर बराबर आउटपुट दिया मतलब कि वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बैड आउटपुट या खराब आउटपुट या रॉन्ग आउटपुट दिया उसने, उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, ये अब किसी काम का नहीं है, तो इसे हम इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है, इन एमएल, एमएल के अंदर रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर, रिग्रेशन क्यों यूज किया जाता है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, दूसरा है सॉर्टिंग, तीसरा है क्लस्टरिंग, चौथा है प्रिडिक्शन ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसके अंदर प्रिडिक्ट की जाएगी कंटिन्यूअस वैल्यूज। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप एक घर की कीमत देख लीजिए, उसके साइज पे डिपेंड करेगी, लोकेशन पे डिपेंड करेगी और उसके अंदर कितने कमरे हैं उन पे डिपेंड करेगी। अगर एक घर किसी और जगह पे है, लोकेशन अच्छी नहीं है वहां की, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक घर ऐसी लोकेशन पे है जो बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही हाई क्वालिटी एरिया है, तो वहां पर जो घर होगा उसकी प्राइस होगी बहुत ही हाई फाई, बहुत प्राइस उसकी हाई होगी। वैसा ही साइज पे डिपेंड करता है, जितना घर का बड़ा साइज होगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितना घर का छोटा साइज होगा उतनी घटेगी। तो मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, ये एक्सीलेंट काम करता है कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी प्रिडिक्ट करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, एक्सीलेंट वर्क करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, क्लस्टरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लस्टरिंग किसका एग्जाम्पल है इन चारों लर्निंग के अंदर से। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है डीप लर्निंग, तीसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग और चौथा है रेनफोर्समेंट लर्निंग। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर इसका होने वाला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम मशीन को सिर्फ डेटा ही प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आउटपुट क्या आना है वो प्रोवाइड हम नहीं करेंगे। वो मशीन खुद प्रिडिक्ट करेगी, पैटर्न ढूंढेगी और फिर उसके ऊपर आउटपुट देगी। तो क्लस्टरिंग क्या है, एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की टेक्निक है जिसके अंदर सिमिलर डेटा पॉइंट, एक जैसे डेटा को एक साथ ग्रुप किया जाता है उनकी विशेषता को देख के। ठीक है, ये एक ग्रुप बना दिया और इसके अंदर मल्टीपल ऐसे लोगों को हम ग्रुप कर देंगे जिनकी विशेषताएं सेम है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर सेम है। ठीक है, तो ये प्रोसेस या ये टेक्निक कहलाएगी आपकी क्लस्टरिंग। और इसके अंदर हर ग्रुप को एक क्लस्टर आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 है आपका, रेनफोर्समेंट लर्निंग इज बेस्ड ऑन, रेनफोर्समेंट लर्निंग किसके ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूछ रखा है, तो जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, फिक्स्ड रूल्स, सॉर्टिंग डेटा या फिर लेबल्स।
तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, वेरी इजी, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, जिसके अंदर आपको मशीन को ना डेटा देना है और ना कुछ करना है, उसको आउटपुट भी नहीं देना है। उसको हम सिर्फ एक टास्क देंगे, उसके ऊपर अगर उसने बराबर काम किया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उसने रॉन्ग आउटपुट दिया तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज पे काम करेगा। जब आप उसे रिवॉर्ड देंगे तो उसे मोटिवेटेड फील होगा, तो वो आगे और अच्छा काम करके हमें प्रोवाइड करवाएगा। यही होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड। वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर जरूर देखें। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है लर्निंग रेट कंट्रोल्स। लर्निंग रेट का क्या मतलब है या क्या कंट्रोल करती है? पहला मेमोरी यूजेज, दूसरा स्पीड ऑफ लर्निंग, तीसरा डेटा सेट साइज, या चौथा ऑप्शन आउटपुट फॉर्मेट। तो चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ लर्निंग। जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड होगी लर्निंग की एक मशीन की, उतनी ही उसकी लर्निंग रेट हाई होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन 14 है आपका, डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। डीप लर्निंग कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इन चारों में से? तो चलिए साथ ही साथ आपका टाइम भी शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं डिसीजन टेबल, दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तीसरा सिंपल रूल्स, और चौथा ऑप्शन है आपका न्यूरल नेटवर्क्स। तो चलिए राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन डी, न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक मेथड है एआई का जो कंप्यूटर को क्या बताएगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे सोचता है, वैसा तुम्हें भी काम करना है। मशीन को बताएगा कि ह्यूमन जो ब्रेन बिहेवियर है वो तुम्हें कॉपी करना है और उसी की तरह तुम्हें काम करना है। तो वो चीजें आएगी डीप लर्निंग के अंदर, जो कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर बताई जाएगी। ठीक है, डीप लर्निंग एक ऐसा वे है जिसके अंदर मशीन समझती है, लर्न करती है, इंटरेक्ट करती है एक कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ। कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसके साथ लर्न करेगी और फिर कॉपी करेगी ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर, जो कि न्यूरल नेटवर्क है ह्यूमन का। तो वैसा ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है मशीन लर्निंग के अंदर, तो उसे कॉपी करेगी ह्यूमन जैसा, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न क्रिएट हो सके और बेस्ट सॉल्यूशन हम फाइंड कर सके उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बेस्ट या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 के अंदर दे रखा है डेटा प्री प्रोसेसिंग इज डन टू। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों की जाती है या क्या करने के लिए? पहला ऑप्शन है इंप्रूव डेटा क्वालिटी, दूसरा है कंपाइल मॉडल, तीसरा है स्टोर आउटपुट, या फिर चौथा है डिलीट डेटा। चलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, इंप्रूव डेटा क्वालिटी। ये क्या करेगा? डेटा को अगर हम प्री प्रोसेस मतलब पहले से हम उसको प्रोसेस वगैरह करके ऑर्गेनाइज करके अगर रखेंगे रॉ डेटा को, तो वो क्या करेगी? डेटा की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देगी। मतलब हमें अब स्टार्टिंग से काम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और ऑप्टिमाइज्ड है। तो इससे क्या होगा? आपके बेनिफिट क्या होंगे इस ये तो सेव्स टाइम, टाइम बचाएगा। सबसे पहला बेनिफिट टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि कोड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज वे के अंदर है, ऑप्टिमाइज्ड है, बेस्ट वे के अंदर हमारे पास पड़ा है। तो हम इजीली वो डेटा मशीन को देके फास्ट टाइम के अंदर या जल्दी में उसका आंसर हम मशीन से निकलवा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होने वाला है आपका? मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। इंप्रूव करेगा मॉडल की एक्यूरेसी को, इंप्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, जिसके अंदर अब जितना अच्छा डेटा उसके पास होगा और जितना अच्छा वो काम करेगा, तो इससे उसको अलग अलग पैटर्न और बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में भी मदद मिलेगी, जो कि एक मशीन के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।